हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A का। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6A के डिडक्शंस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट अलाउ नहीं होते हैं, सिर्फ नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट अलाउ होते हैं। तो स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 और 112A वाला, ये स्पेशल इनकम है। और कैजुअल इनकम सेक्शन 115BB और 115BBJ, वो ऑनलाइन गेम से जो बिनिंग होती है। और जो इनकम सेक्शन 115BBE में कवर होती है वो हमने पढ़ा था कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर में पढ़ा था। तो वो सारी इनकम स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम पर चैप्टर 6 के डिडक्शंस अलाउ नहीं होते हैं, सिर्फ नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट अलाउ होते हैं। फिर बात करते हैं जो इनकम रिलेटेड डिडक्शंस है चैप्टर 6 में, हेडिंग सी में, जैसे 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA और 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA और 80QQB और 80RRB, ये इनकम रिलेटेड डिडक्शन है हेडिंग सी वाले। ये तभी एसएससी को अलाउ होंगे जब एसएससी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर ले। ड्यू डेट कौन सी? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है। ड्यू डेट तक अगर एसएससी अपना आईटीआर फाइल करेगा तो ही उसको ये इनकम रिलेटेड डिडक्शन अलाउ होंगे। चलिए बात करते हैं हम एटीसी के डिडक्शन की, जो कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने पर अलाउ होता है। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा, कौन से इन्वेस्टमेंट करे एसएससी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया पेमेंट करने पर भी डिडक्शन मिल जाएगा। किसको पेमेंट करे? एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनीज को, मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी पेमेंट करे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट तक मिलेगा। पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले ले रखी है तो एक्चुअल सम अश्योर्ड का 20% मैक्सिमम लिमिट है। ये मैक्सिमम लिमिट है, इसका मतलब डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% लिमिट विच एवर इज लेस। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 ली गई है तो एक्चुअल सम अश्योर्ड का मैक्सिमम 10% तक डिडक्शन मिलेगा प्रीमियम पेड का। और अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 ली गई है तो फिर सम अश्योर्ड का 15%। बट ये पॉलिसी किसके नाम से ली गई होनी चाहिए? डिसेबल्ड पर्सन के नाम से, जो सेक्शन 80U में डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी से सफर्ड है, या जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है सेक्शन 80DD-B वाली, उसके नाम से अगर पॉलिसी ली गई है और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के ऑन और आफ्टर ली गई है तो फिर एक्चुअल सम अश्योर्ड का 15% मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ये मैक्सिमम लिमिट है, डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल प्रीमियम पेड और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस। अब बात करते हैं, अगर एसएससी सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूलिप में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, या वो पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर एसएससी एम्प्लॉई है और वो आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस फंड ईएसआई फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एसएससी को अपने ओन कंट्रीब्यूशन, खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एसएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी परचेस करता है पोस्ट ऑफिस से या बैंक से तो डिडक्शन मिल जाएगा उसकी परचेस कॉस्ट का। बट हाँ, एनएससी पर इंटरेस्ट अक्रू होता है, ठीक है, और एनएससी 6 साल की होती है, बट छठे साल 6th ईयर में तो इंटरेस्ट मिल ही जाता है, तो अक्रू इंटरेस्ट 5 साल तक ही होता है। तो 5 साल तक जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसका भी रेस्पेक्टिव ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी डीम टू बी री इन्वेस्टेड माना जाता है। अब बात करते हैं, अगर एसएससी नेशनल हाउसिंग बैंक के होम लोन में पैसा डिपॉजिट कराता है तो वो भी इन्वेस्टमेंट माना गया है। और जो होम लोन अकाउंट पर जो अक्रूड इंटरेस्ट मिलता है वो भी डीम टू बी री इन्वेस्टेड माना जाता है, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। अब बात करते हैं, अगर एसएससी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करता है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करता है तो परचेस कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीएलओपी है, एसओपी है, एनओपी है, कोई भी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एसएससी ने ये जो पेमेंट किया है, इंस्टॉलमेंट में किया है या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को किया है, हाउसिंग बोर्ड को किया है, या किसी ऐसी अथॉरिटी को जो कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में इंगेज है, ऐसी अथॉरिटी को पेमेंट किया है। अब एक बात और समझिए,
अगर एसएससी इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की एक्विजिशन और परचेस के लिए कुछ स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्री के एक्सपेंसेस बियर करता है या और कोई एडवोकेट की फीस अदर एक्सपेंसेस पे करता है तो उसका भी डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर एसएससी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेता है, ठीक है, तो लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का जब वो रीपेमेंट करता है तो रीपेमेंट के अंदर हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, इंटरेस्ट अमाउंट भी होगा। यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां 80C में नहीं मिलेगा, तो यहां पर सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, ये लोन किससे लिया गया होना चाहिए? परचेज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया होना चाहिए। और किससे लिया हुआ होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से या LIC या नेशनल हाउसिंग बैंक से लिया गया होना चाहिए। और हाँ, अगर एम्प्लॉयर से लिया गया है लोन तो एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? पब्लिक सेक्टर कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक या ऐसी अथॉरिटी और बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट हो रखी है सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में। तो एम्प्लॉयर से लोन लिया है फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए तो इसके प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन भी 80C में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर एसएससी अपने चिल्ड्रन के लिए 2 बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, ठीक है, उनके एजुकेशन फीस का पेमेंट करता है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस का पेमेंट करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। बट ध्यान रहे ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा। जबकि सेक्शन की मेन बॉडी में दे रखा है HUF भी एलिजिबल एसएससी है, बट ये ट्यूशन फीस वाला डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपकी ट्यूशन फीस है फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए और चाहे एडमिशन फीस है चाहे रेगुलर फीस है, डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं ये एजुकेशन फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए और किसी भी लेवल की हो सकती है, चाहे प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और इवन प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं ये ट्यूशन फीस का पेमेंट किसको किया जाए? स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर ट्यूशन फीस का पेमेंट किया डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ट्यूशन फीस का पेमेंट किया डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट किसको किया गया? स्कूल को या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करेंगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं तो ये क्या था, एसएससी अपने ओन चिल्ड्रन के लिए पेमेंट करेगा तो डिडक्शन मिलेगा चिल्ड्रन के लिए और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस का ही डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं अगर एसएससी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूटीआई या किसी नोटिफाइड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में तो भी डिडक्शन मिल जाएगा 80C में, या म्यूचुअल फंड और यूटीआई के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा एसएससी को। अब बात करते हैं अगर एसएससी नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 80C में डिडक्शन मिलेगा, या एसएससी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस चलाती है उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर किसी पोस्ट ऑफिस में, शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में अगर एसएससी 5 साल की टाइम डिपॉजिट करवाता है, एफडी करवाता है कम से कम 5 साल की, तो उस एफडी अमाउंट का जितना उसने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया एसएससी को 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और अब एक स्पेशल बात समझते हैं, अगर एसएससी अपने गर्ल चाइल्ड के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराता है तो उसका भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक स्पेशल बात और, अगर एसएससी एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो एनपीएस टीयर सेकंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम या जिसको नोटिफाइड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो एनपीएस टीयर सेकंड अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ये डिडक्शन उसको मैक्सिमम 3 साल तक मिलेगा फिक्स पीरियड का, ठीक है। तो डिडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट अलाउ किए हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमने पढ़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब आगे बात समझते हैं इन्वेस्टमेंट किसके नाम से किया जाए। अब देखिए हम 5 इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, यूलिप और एनएससी और एन्युटी प्लान वगैरह। ये इन्वेस्टमेंट एसएससी खुद के नाम से भी कर सकता है, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एसएससी अगर स्पाउस के नाम से करे, चिल्ड्रन के नाम से इन्वेस्टमेंट करे इन स्कीम्स में
तो भी एसएससी को ही डिडक्शन मिलेगा। अब सुनिए, चिल्ड्रन कैसे भी हो सकते हैं, इवन मेजर है या माइनर है, चिल्ड्रन डिडक्शन मिल जाएगा। चाहे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा। तो औलाद कैसी भी हो, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, लायक हो चाहे नालायक हो, ठीक है, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एसएससी एचयूएफ है तो एचयूएफ के किसी भी मेंबर के नाम से इन 5 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये 5 इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। इनके अलावा, इन 5 के अलावा एसएससी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो एसएससी, वो इन्वेस्टमेंट एसएससी के ओन नेम में होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगा। सिवाय एक पॉइंट का ध्यान रखना, वो गर्ल चाइल्ड के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, वो अलग बात है, वो ओन नेम में नहीं होना चाहिए, वो तो उस गर्ल चाइल्ड के नाम से होना चाहिए, डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलेगा, लेकिन इस पर एक ओवरऑल लिमिट आगे चलकर हम और पढ़ेंगे, सेक्शन 80 CCE की ओवरऑल लिमिट भी लगेगी। ठीक है, 80 CCE हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। अब इतना डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। अब बात समझते हैं 80CCC की। एसएससी अगर एलआईसी और किसी अदर इंश्योर के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, सुनिए यहां पर एक बात दे रखी थी आपकी, म्यूचुअल फंड और यूटीआई के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 80C में डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर एसएससी एलआईसी और अदर इंश्योर के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो सेक्शन CCC में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। और यहां पर भी डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल पेमेंट और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। और इस पे भी 80CCE की ओवरऑल लिमिट लगती है। अब बात समझते हैं हम 80CCD। एसएससी एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब एक बात सुनिए, अटल पेंशन योजना को भी एनपीएस माना गया है। अगर एसएससी अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी एनपीएस माना जाएगा, तो एसएससी को 80CCD में डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझते हैं, एसएससी कौन होना चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, और वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है या एम्प्लॉय हो सकता है। डिडक्शन 80CCD में एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का इनको मिल जाएगा। अब बात समझते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो एसएससी का, एसएससी एम्प्लॉय है, उसके ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन उसको 80CCD के 2 सब सेक्शन में मिलेगा। ध्यान से समझना, ये बात टेक्निकल पॉइंट है। तो ओन कंट्रीब्यूशन, एसएससी एम्प्लॉय है, उसको अपने ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80CCD के सब सेक्शन 1B में मिलेगा। वो बेसिक कंट्रीब्यूशन एसएससी का खुद का है, एसएससी एम्प्लॉय है, और मैक्सिमम 50,000 तक का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 80CCD के सबसेक्शन 1B में एसएससी अपने ओन कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और हां, इस पर 80CCE की ओवरऑल लिमिट भी नहीं लगती है। अब इसके अलावा इस 50,000 के ऊपर एसएससी एम्प्लॉय है, 50,000 के ऊपर एसएससी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहलाता है एसएससी एम्प्लॉय का। उसका डिडक्शन 80CCD के सबसेक्शन 1 में मिलता है। ठीक है, तो 80CCD सबसेक्शन 1 में एडिशनल डिडक्शन मिलता है ओवर एंड अबव 50,000। और अब इस पे लिमिट क्या लगती है पता है? रेलेवेंट सैलरी का 10%, रेलेवेंट सैलरी का 10% मैक्सिमम। और ये 10% लिमिट तो है ही, 10% लिमिट तो है ही, इस पे 80CCE की ओवरऑल लिमिट भी लगती है। मतलब इस पे 2 लिमिट लगती है, ये 10% वाली लगती है और 80CCE की ओवरऑल लिमिट भी लगती है। अब समझते हैं, जब एसएससी एम्प्लॉय है और वो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में कर रहा है, एम्प्लॉयर भी एसएससी एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एसएससी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80CCD में क्लेम कर सकता है। मतलब एम्प्लॉय अपने ओन कंट्रीब्यूशन का तो डिडक्शन क्लेम कर ही सकता है, और एम्प्लॉयर ने उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन वो 80CCD के सबसेक्शन 2 में क्लेम कर सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो एम्प्लॉयर ने भी इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन पीजीबीपी हेड में क्लेम किया ही होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब सुनिए, तो ये डिडक्शन एम्प्लॉय को भी क्यों मिल रहा है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉय को क्यों मिल रहा है? तो सुनिए, ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एम्प्लॉय के लिए पहले ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होता है।
ठीक है, तो वो पहले ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो गया, इसीलिए ही एम्प्लॉय की जीटीआई आने के बाद एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक बार एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन एम्प्लॉई एसएससी को मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है तो रेलेवेंट सैलरी का 14% डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, यहां रेलेवेंट सैलरी क्या होगी? बेसिक प्लस सीडीएस सीटीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स, और इस पर 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट नहीं लगती है। सुनिए, 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 पे लगती है, 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1 पर ही लगती है। अब अगर एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर है तो उस सिचुएशन में रेलेवेंट सैलरी का 10% ही मैक्सिमम लिमिट है, तो डिडक्शन इस मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से मिलेगा और इस पर 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट नहीं लगती है। ठीक है, अब हमने क्या समझा? अगर एसएससी एम्प्लॉय है तो उसके अपने ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन उसको पहले सब सेक्शन 1B में मिलेगा, मैक्सिमम 50,000। फिर 50,000 के ऊपर वाला जो है वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, उसका भी डिडक्शन उसको मिलेगा रेलेवेंट सैलरी का मैक्सिमम 10%। ठीक है, और हाँ, उस एडिशनल कंट्रीब्यूशन पर 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट लगेगी क्योंकि वो कवर होता है 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1 में। फिर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में, और अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है तो रेलेवेंट सैलरी का 14%, और अगर एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर है तो रेलेवेंट सैलरी का 10% ही डिडक्शन मिलेगा। अब अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो क्या होगा? तो एसएससी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको अपने बेसिक कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 50,000 तक 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1B में मिल जाएगा, और इस पर तो 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट भी नहीं लगती है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, 50,000 के ऊपर वाला ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है 50,000 के ऊपर उसने कंट्रीब्यूशन किया तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहलाता है, उसका डिडक्शन 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1 में मिलता है। ठीक है, और वो कितना मिलता है? एसएससी यहां पर एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसकी उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की जीटीआई देखी जाएगी, उसका मैक्सिमम 20% डिडक्शन मिल जाएगा। और हां, चूंकि ये 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 है तो इस पर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 है ना, इस पर 80 सीसीई की ओवरऑल लिमिट भी लगेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमने पहले ही बात कर ली कि ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करता है वो पहले एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होता है, तभी तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिल रहा है। अब एक बात स्पेशल समझना, हम बात कर रहे हैं 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के लिए, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में बात हो रखी है। अब सुनिए, अगर एसएससी पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएसी एप्लीकेबल है तो उस सिचुएशन में यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए भी क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 14% सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये 10% रेगुलर टैक्स रेजिम वालों के लिए है। अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो यहां पर इस स्टेज पर 10% की जगह 14% सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब एक बात और समझते हैं, इस साल का अमेंडमेंट है ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम, पेरेंट्स और गार्जियन वगैरह अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यह एनपीएस वात्सल्य स्कीम। अब इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? इसका डिडक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B में ही मिलेगा, वो 50,000 तक मैक्सिमम। अब एसएससी ने सपोज खुद के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया और अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या दोनों के लिए 50,000 अलग अलग डिडक्शन मिलेगा? क्या नहीं, दोनों का जोड़कर मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, खुद का भी और माइनर चाइल्ड का भी। अब एक बात और समझते हैं, ये जो डिडक्शन है 80 सीसीडी का, ये आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। देखो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम डिडक्शन मिलते ही नहीं है, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ 3 डिडक्शन मिलते हैं। कौन से? 80 सीसीडी का सबसेक्शन 2, 80 सीसीएच का सबसेक्शन 2 और 80 डबल जे डबल ए, ये सिर्फ 3 डिडक्शन मिलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। बाकी ये चैप्टर तो मैं प्राइमरीली बोलूं कि रेगुलर टैक्स रेजिम वालों के लिए ही है। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वालों को सिर्फ 3 डिडक्शन मिलते हैं, 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 वाला, 80 सीसीएच सबसेक्शन 2 और 80 डबल जे डबल ए। ठीक है, वो बात मैं आगे चल के भी बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं, अगर एसएससी इस एनपीएस अकाउंट से विड्रॉवल करे तो क्या होगा? देखिए, एसएससी
एनपीएस अकाउंट से ऑप्ट आउट कर रहा है, वो इस एनपीएस अकाउंट को क्लोज करवा रहा है, तो उस टाइम पर अगर एसएससी इस एनपीएस अकाउंट से विड्रॉवल करेगा तो कितना एग्जम्पशन मिल जाएगा उसको? इस विड्रॉवल अमाउंट का 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 क्लॉज 12A में, बाकी का 40% टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्या एसएससी एनपीएस अकाउंट रनिंग है, रनिंग अकाउंट से विड्रॉवल कर सकता है क्या? तो हाँ, अगर एसएससी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने ओन कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% तक पार्सल विड्रॉवल कर सकते हैं। एम्प्लॉय होना चाहिए एसएससी और अपने ओन कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% तक वो पार्सल विड्रॉवल कर सकते हैं एनपीएस से। तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? जो एक्चुअल विड्रॉवल की और एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का 25%, विच एवर इज लेस, उतना तो मिल जाएगा एग्जम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 12B में। और बाकी का जो अमाउंट है, जो एक्सेस है, एक्सेस विड्रॉवल, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक स्पेशल बात जो हमने एनपीएस वात्सल्य स्कीम पढ़ी थी, क्या अगर कोई एसएससी अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा डिपॉजिट कराता है तो क्या वो उससे पार्सल विड्रॉवल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो क्या वो पार्सल विड्रॉवल करने पर उस पर एग्जम्पशन मिलेगा क्या? ये बात हम समझते हैं और ये बात इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है ना। तो समझिए, अगर एसएससी ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम में, एसएससी पेरेंट है या गार्जियन है, अपने माइनर चाइल्ड के लिए उसने एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा जमा कराया था, उससे वो पार्सल विड्रॉवल कर सकता है क्या? कर सकता है। सुनिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? उस माइनर चाइल्ड की एजुकेशन या उस माइनर चाइल्ड को कोई स्पेसिफाइड इलनेस है, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पार्सल विड्रॉवल कर सकता है, या माइनर चाइल्ड की डिसेबिलिटी के लिए वो पार्सल विड्रॉवल कर सकता है। बट हाँ, मैक्सिमम एसएससी अपने ओन कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% तक ही पार्सल विड्रॉवल कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एसएससी अपने ओन कंट्रीब्यूशन का 25% तक ही पार्सल विड्रॉवल कर सकता है। तो उसने जो एक्चुअल विड्रॉवल की और एसएससी के अपने ओन कंट्रीब्यूशन का 25%, विच एवर इज लेस, अगर वो इतनी विड्रॉवल करता है तो ये विड्रॉवल एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुनना, इस लिमिट तक अगर एसएससी पार्सल विड्रॉवल करता है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये नया सेक्शन गवर्नमेंट ने बनाया है, सेक्शन 10 क्लॉज 12BA। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा विड्रॉवल करता है तो एक्सेस विड्रॉवल टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम समझते हैं 80CCE की ओवरऑल लिमिट, ये मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है और ये 3 सेक्शन के एग्रीगेट डिडक्शंस पर एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब 80C का डिडक्शन, 80CCC और 80CCD सिर्फ सबसेक्शन 1 में एसएससी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो मिला के एग्रीगेट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा डिडक्शन। मतलब 80CCE इन 3 सेक्शन के लिए ओवरऑल लिमिट फिक्स करता है। अब हम समझते हैं 80CCH ये क्या? अगर कोई पर्सन अग्निवीर स्कीम में यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको डिडक्शन मिलता है 80CCH में। ठीक है, ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अच्छा, एसएससी को अपने ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, उसने जितना भी इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया उसका 100%। ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एसएससी को 80CCH के सबसेक्शन 1 में मिलेगा। और सुनिए, यहां पर एम्प्लॉयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने का डिडक्शन के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80CCH के सबसेक्शन 2 में मिलता है। उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसका 100%। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन यहां पर क्यों मिल रहा है? 80CCH के सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन एसएससी को क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये एम्प्लॉयर का जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है एक बार एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होता है, ऊपर ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हुआ, इसलिए जीटीआई के बाद एसएससी को अपने एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं 80D 3 तरीके के एक्सपेंडिचर अगर एसएससी करता है तो उसको 80D में डिडक्शन मिलेगा। पहला है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंडिचर। तो इन एक्सपेंडिचर अगर एसएससी करता है तो 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। अब डिडक्शन किसको मिलेगा? ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब एक बात समझिए, डिडक्शन एज पर मैक्सिमम लिमिट्स मिलेगा। ठीक है, अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो अपनी ओन फैमिली का डिडक्शन अलग मिलेगा और अपने पेरेंट्स का डिडक्शन अलग मिलेगा। ठीक है, अब ओन फैमिली में क्या क्या कवर होगा? एसएससी खुद कवर्ड है, स्पाउस कवर्ड है और सुनिए सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर्ड है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ही कवर्ड है।
ठीक है, स्पेशल बात है, ध्यान रखना। लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, अगर एसएससी पेरेंट्स के लिए ये एक्सपेंडिचर करता है तो तब भी डिडक्शन 80D में मिल जाएगा। ठीक है, अगर एसएससी एचयूएफ है तो एनी मेंबर के लिए वो एक्सपेंडिचर करे 80D में डिडक्शन मिलेगा। हमने 3 एक्सपेंडिचर की बात की, एक तो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है सीजीएचएस और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, अब अगर एसएससी ओन फैमिली के लिए करता है तो तीनों एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलेगा, सीजीएचएस का नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिल जाएगा। और अगर एसएससी एचयूएफ है तो उसको सिर्फ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब एक बात स्पेशल समझना, डिडक्शन कितना मिलेगा। देखो, जनरल लिमिट तो है 25,000, मैक्सिमम 25,000। ठीक है, लेकिन एडिशनल 25,000 और मिल सकता है डिडक्शन। अब यहां पर देखिए, अगर एसएससी इंडिविजुअल हुआ तो अपनी ओन फैमिली के लिए एडिशनल अलग मिल सकता है और पेरेंट्स के लिए भी एडिशनल अलग 25,000 डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब सुनिए, एडिशनल डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ एसएससी का, और वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम से थी, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के नाम से थी। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के नाम से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो एडिशनल 25,000 का डिडक्शन और मिल जाएगा। ठीक है, और ये 25,000 का ओन फैमिली के लिए अलग है और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 अलग से डिडक्शन है। हाँ, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एचयूएफ के लिए भी एडिशनल है 25,000, यस एचयूएफ के लिए भी है, बट हाँ ध्यान रहे, एडिशनल डिडक्शन 25,000 मैक्सिमम तब मिलता है जब एसएससी ने ज्यादा खर्चा किया मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से और वो मेडिकल पॉलिसी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के नाम से ली गई थी। अब अगर एसएससी डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर करे तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं, हाँ मिल सकता है। कितना, लेकिन कंडीशन है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर एसएससी ने पे किया है किसके लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, तो डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा। अब सुनिए, ये ओवरऑल लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों मिलाकर 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखिए, यहां पर दे रखा है A+B और C। ठीक है, और C, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि एडिशनल 25,000 वाला डिडक्शन चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चिल्ड्रन के लिए एडिशनल 25,000 का डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, भले ही चिल्ड्रन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, भले ही चिल्ड्रन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो भी उसके लिए एडिशनल 25,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझते हैं, ये पेमेंट एसएससी कैसे करे। देखिए, जब भी मेडिक्लेम की बात आती है, पेमेंट इन एनी मोड अदर देन कैश लिखा हुआ आता है, तो पेमेंट कैसे होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, इन एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप हर जगह पाओगे कि मेडिक्लेम के लिए ये पॉइंट जो है परमानेंट होता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आप कैसे पे कर सकते हो, कैश मोड से भी कर सकते हो, नॉन कैश मोड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात समझना, एसएससी को ये जो डिडक्शन मिल रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो खर्चा है वो जॉइंटली कंसीडर होगा। वैसे तो ओन फैमिली के लिए लिमिट अलग है और पेरेंट्स के लिए अलग है, लेकिन ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ये 5,000 की इंटरनल लिमिट है, तो 5,000 की इंटरनल लिमिट है, दोनों का मिला के ये 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंटरनल लिमिट है। ठीक है, किस पर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ओन फैमिली का और पेरेंट्स का, ओन फैमिली का और पेरेंट्स का दोनों का मिलाकर 5,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो बात यहां दे रखी है, देखिए ओन फैमिली का और पेरेंट्स का दोनों का जॉइंटली देखा जाएगा और 5,000 की लिमिट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एक बात और सुनिए, अगर एसएससी ने ऐसी पॉलिसी ली है जिसका उसको सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है, पेमेंट भले ही एक बार करना है लेकिन इंश्योरेंस कवरेज मोर देन 1 ईयर का है, जैसे एसएससी ने एक बार ही 5 लाख पे कर दिया लेकिन इंश्योरेंस कवरेज 10 साल का है। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स करेंगे, 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो और ये 50,000 इस 25,000 और 50,000 की लिमिट के अंदर हम वो देखेंगे ही। ठीक है, तो अगर एसएससी ने मान लीजिए 5 लाख पे किया डिवाइड और 10 साल का इंश्योरेंस कवरेज था, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, 50,000
और ये इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 80DD की। एसएससी डिसेबल डिपेंडेंट के लिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा कर रहा है, तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा? ये डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ को मिलेगा। डिडक्शन अगर वो डिसेबल डिपेंडेंट को सिर्फ नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन फिक्स्ड मिलेगा 75,000 का इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन 1.25 लाख मिल जाएगा। ध्यान रहे डिडक्शन फिक्स्ड है इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और सीवियर डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं? जब डिसेबिलिटी कम से कम 80% या 80% से ज्यादा है तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, ये जो डिसेबल्ड पर्सन है, एक्सपेंडिचर उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर किया गया होना चाहिए। और डिपेंडेंट में कौन कौन कवर्ड है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, और जो एसएससी पर होली और मेनली डिपेंडेंट है वो डिसेबल्ड है, एसएससी उनके लिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करता है या मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाता है। तो एसएससी को इस डिसेबल्ड डिपेंडेंट, ऐसे याद रखो, डिसेबल्ड डिपेंडेंट का डिडक्शन 80DD में मिलता है। डीडी मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये मेनली और होली और मेनली एसएससी पर डिपेंडेंट होने चाहिए और उस डिपेंडेंट पर्सन ने खुद ने एटीयू में डिडक्शन क्लेम नहीं किया हुआ होना चाहिए। देखो, कोई पर्सन अपनी ओन डिसेबिलिटी का डिडक्शन आगे चलकर हम पढ़ेंगे एटीयू में क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ओन डिसेबल्ड है, खुद डिसेबल्ड है तो एटीयू में डिडक्शन क्लेम करना है। अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो 80DD में डिडक्शन मिलेगा। अब सुनिए, 80DD बी स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है एसएससी। एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है, ठीक है। एसएससी स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, खुद का या डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स में कौन कौन कवर्ड होंगे? स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर और सिस्टर। और अगर एसएससी एचयूएफ है तो एचयूएफ का एनी मेंबर, उसके लिए एसएससी स्पेसिफाइड डिजीज है, उनको उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहा है, डिडक्शन 80DD में मिलेगा। 80DD कैसे याद रखेंगे? स्पेसिफाइड डिजीज का है ना, डीडीबी मतलब दिल दहला देने वाली बीमारी, स्पेसिफाइड डिजीज, डीडीबी। डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया, और मैक्सिमम लिमिट है जनरल 40,000। लेकिन इस 40,000 की जगह 1 लाख सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एनहांस्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज करवाया गया है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 या 1 लाख जैसा भी एप्लीकेबल है, विच एवर इज लेस का मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, ये डिडक्शन हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस डिडक्शन को आगे चलकर रिड्यूस किया जा सकता है अगर मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी से या एम्प्लॉयर से मिला, मतलब एक तरीके से रीइंबर्समेंट मिला, तो डिडक्शन एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। बाद में एम्प्लॉयर से या इंश्योरेंस कंपनी से जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला, रीइंबर्समेंट मिला, वो इस डिडक्शन अलाउएबल में से लेस हो जाएगा, मतलब डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और उस रिड्यूस्ड डिडक्शन, वो जो डिडक्शन है रिड्यूस्ड फॉर्म में ही अलाउ होगा। अब बात समझते हैं हम, अगर एसएससी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन 80E में मिलेगा। और एजुकेशन इन इंडिया हो सकती है, अब्रॉड भी हो सकती है। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, बट ये डिडक्शन इंटरेस्ट के एक्चुअल पेमेंट पर ही अलाउ होगा। और कैसी एजुकेशन? हायर एजुकेशन कौन सी मानी जाएगी? जो आफ्टर 12th क्लास होती है उन सबको हायर एजुकेशन माना जाएगा। ये लोन जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया होना चाहिए और खुद की एजुकेशन या चाहिए, पर रिलेटिव स्पाउस और उस इंडिविजुअल के खुद के चिल्ड्रन या ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए वो इंडिविजुअल गार्जियन बना हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में वो स्टूडेंट भी कवर्ड है जिनके लिए एसएससी खुद गार्जियन बना हुआ है, उनके लिए उनके हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है, उसके इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट करने पर 80E में डिडक्शन मिल जाएगा। अब सुनिए, डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट के एक्चुअल पेमेंट होने पर ही मिलेगा और 8 साल तक मिलेगा, और वो 8 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए। अब 80EE समझते हैं। एसएससी फर्स्ट टाइम होम परचेस कर रहा है, मकान परचेस कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए उसने लोन लिया, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां 80EE में मिल जाएगा। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। और सुनिए, इंटरेस्ट का डिडक्शन उसको पेबल मतलब ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा, जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। ये लोन बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया गया होना चाहिए और लोन सेंक्शन कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 में उसने ये लोन सेंक्शन हुआ था, ठीक है। और ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक की है।
और ये मतलब लोन जो है लोन जो है 35 लाख तक का है और मकान की वैल्यू 50 लाख है मैक्सिमम। लोन ज्यादा से ज्यादा 35 लाख का और मकान की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और हाँ, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन एसएससी के खुद के नाम में कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो उसने जो उस रेस्पेक्टिव ईयर में एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल है ड्यू और 50,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन उसको 80EE में मिल जाएगा। अब 80EEA समझते हैं, ये भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लोन के इंटरेस्ट के लिए है। एसएससी इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस लोन का जो भी इंटरेस्ट ड्यू है उसका डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल जाएगा। 50,000 पिछले सेक्शन में था, इस सेक्शन में 1.5 लाख दे रखा है, मैक्सिमम 1.5 लाख। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या, ये बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया गया होना चाहिए और ये लोन सेंक्शन कब होना चाहिए, ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच सेंक्शन होना चाहिए। और मकान की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहां पर लोन के अमाउंट को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ उस दिन एसएससी के ओन नेम में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो जितना एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू हुआ है और मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, स्पेशल बात है, ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट एसएससी का 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक्सेस इंटरेस्ट अगर, अब सुनिए, प्रॉपर्टी अगर एसएससी की लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जो 2 लाख के ऊपर वाला एक्सेस इंटरेस्ट है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वो जो एक्सेस इंटरेस्ट है एसएससी को कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो जो एक्सेस वाला इंटरेस्ट है ना, 2 लाख के ऊपर वाला वो 80EE में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 80EE किसको बेनिफिट करेगा, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एसओपी प्रॉपर्टी के लिए ही ये इस 80EE वाले डिडक्शन का यूज होगा। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ऐसे लोगों के लिए फिर 80EE सेक्शन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ही 80EE वगैरह का डिडक्शन मिलेगा या 80E का। अब सुनिए 80EEB, एसएससी इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस करता है। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और उसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पेबल है, उसका डिडक्शन उसको यहाँ 80EEB में मिल जाएगा। और डिडक्शन यहाँ पर वही है, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो एक्चुअल इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। बट डिडक्शन तभी मिलेगा जब कंडीशंस फुलफिल हो। कंडीशन क्या है, ये लोन किससे लिया हुआ होना चाहिए, ये लोन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी से लिया हुआ होना चाहिए और लोन सेंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में। और एसएससी जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ एसएससी के नाम में और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं 80G मॉनेटरी डोनेशन अगर एसएससी देता है उसको 80G में डिडक्शन मिलेगा। 80G का डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलता है, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और एसएससी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब सुनिए, अगर एक 10% लिमिट यहां पर लगती है, बट वो 10% की लिमिट कुछ डोनेशंस पर एप्लीकेबल होगी नहीं। ठीक है, अच्छा, वो 10% लिमिट होती क्या है, मतलब डोनेशन एसएससी एक लिमिट तक दे, 10% लिमिट तक दे। वो 10% लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी अभी समझते हैं। 10% लिमिट का मतलब है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और ये एसएससी के मैक्सिमम डोनेशन देने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम लिमिट है ये 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब जीटीआई एडजस्टेड कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वे में एसएससी की जो जीटीआई आती है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस कर देंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 वाला है या 112A वाला है लेस कर देंगे, बट हाँ कैजुअल इनकम लेस नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। और सारे डिडक्शन जो एसएससी को अलाउएबल है चैप्टर 6A वाले एक्सेप्ट 80G वो लेस हो जाएंगे। ये सब लेस होने के बाद जो आएगा वो एडजस्टेड जीटीआई कहलाएगा और एडजस्टेड जीटीआई का 10% जो है वही 10% लिमिट कहलाएगी। अब सुनिए, कुछ डोनेशंस पर ये 10% लिमिट लगेगी ही नहीं, ठीक है, और 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एसएससी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड,
चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन करता है आंध्र प्रदेश, साइक्लोन रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, या अर्थक्वेक रिलीफ के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो फंड बनाया उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, या आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो वेलफेयर फंड बने हुए उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, या जिला साक्षरता समिति या मेडिकल रिलीफ ऑफ पुअर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो फंड बनाया है, या जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए नेशनल ट्रस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन करता है। तो पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए जो नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है उसको डोनेशन देता है, या जो नेशनल फंड बना हुआ है फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज उसके लिए डोनेशन देता है, या स्वच्छ भारत कोष या क्लीन गंगा फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। पर ध्यान रखना, क्लीन गंगा फंड वाला कंट्रीब्यूशन सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को ही मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएम केयर फंड, कोविड पीरियड में जो पीएम केयर फंड बना था उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, 10% लिमिट भी नहीं लगती है और डोनेशन अमाउंट का 100% डिडक्शन मिल जाता है। यह है आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब सेकंड कॉलम समझते हैं। 10% लिमिट तो नहीं लगेगी उस डोनेशन पर, लेकिन डिडक्शन डोनेशन अमाउंट का 50% ही मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, डिडक्शन 50% ही मिलता है, पर 10% लिमिट नहीं लगती है। अब समझते हैं हम 10% लिमिट एप्लीकेबल होगी, पहले हम लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। 10% लिमिट एप्लीकेबल होगी, पहले हम लिमिट चेक करेंगे, उसके बाद डोनेशन अमाउंट का कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, ये चेक करेंगे। तो पहले हम ये थर्ड कॉलम समझते हैं। अगर एसएससी डोनेशन दे रहा है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स प्रमोट करने के पर्पज से, तो डिडक्शन मिल जाएगा 100%, बट हाँ 10% लिमिट एप्लीकेबल है। अब बात कर रहे हैं, अगर एसएससी कंपनी है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दे रही है, या किसी ऐसी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रही है जो इंडिया में स्पोर्ट्स प्रमोशन में एंगेज्ड है या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उनको डोनेशन देंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। बट ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी एसएससी को ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, डिडक्शन 50% मिलेगा और 10% लिमिट पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो किसको डोनेशन दे? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एटीजी में रजिस्टर्ड है, जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, या माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, या गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दे रहे हो लेकिन अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए आ गया तो अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए आया। अब बात करते हैं, अगर ऐसे अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हैं जो इंडिया में प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स और विलेज के या हाउसिंग अकोमोडेशन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे तो 80G में डिडक्शन मिलेगा। या किसी नोटिफाइड टेंपल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को या अदर प्लेस को डोनेशन दे, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ रिपेयर और रिनोवेशन के लिए डोनेशन देंगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दे रहे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट ध्यान रहे मंदिर वगैरह नोटिफाइड होने चाहिए, जैसे अक्षरधाम, वैष्णो देवी मंदिर, इनके रिपेयर और रिनोवेशन के लिए डोनेशन देंगे, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार स्पेशल बात ध्यान रखना, अगर एसएससी कंपनी है और अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, तो फिर उनको 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझते हैं, 80G का डिडक्शन 3 केसेस में नहीं मिलेगा। पहला केस, सिर्फ मॉनेटरी डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, डोनेशन इन काइंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेशन दिया है, किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, उसको डोनेशन दिया है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक स्पेशल बात ध्यान रखना, कैश डोनेशन 2000 तक ही देना वैलिड है। अगर 2000 के ऊपर दिए, और ये 2000 की लिमिट आपके सिंगल सम सिंगल ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होगी, तो अगर 2000 से ऊपर कैश डोनेशन दे दिया, डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ 2000 तक मैक्सिमम आपने कैश डोनेशन दिया है तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर कैश डोनेशन 2000 से ऊपर है, डिडक्शन मिलेगा ही नहीं 80G में। अब हम समझते हैं 80G, एसएससी रेंट पे करता है, किराए के मकान में रहता है, रेंट पे कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए, वो चाहे एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, ठीक है। बट कंडीशन है 80G का डिडक्शन कंडीशनल है। क्या इसको अगर एसएससी एम्प्लॉय है ना, तो उसको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए पूरे साल भर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कभी भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और जिस सिटी में वो किराए का मकान लेकर रह रहा है, वहां उस सिटी में एसएससी का खुद का, उसके स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का, या उस एचएफ का जिसका एसएससी मेंबर है, उनका मकान उस सिटी में नहीं होना चाहिए जिस सिटी में एसएससी किराए का मकान लेकर रह रहा है। और एसएससी
आपके पास मान लीजिए कोई एसओपी एनओपी है, प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस पर वो एनुअल वैल्यू निल नहीं बता सकता, एनुअल वैल्यू निल क्लेम करना उसको अलाउ नहीं है। ठीक है, अब डिडक्शन कितना मिलेगा? एटीजीजी में रेंट पेड का 5,000 रुपए पर मंथ, एक लिमिट ये। सेकेंड, रेंट कितना पे किया और माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और थर्ड लिमिट है एडजस्टेड जीटीआई का 25%। इन तीन कैलकुलेशन का जो विचेवर स्लैश होगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। और ये एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? वही पहले जीटीआई ले लो, उसमें से सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस कर दो, फिर सेक्शन 112 और 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर दो, और जितने भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं एटीजीजी को छोड़कर वो सारे लेस कर दो, तो एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी। बट ध्यान रखना, यहां आपको कैजुअल इनकम लेस नहीं करनी है। अब यहां पर एक खास बात ध्यान रखिए, मान लीजिए एम्प्लॉयर एसएससी जो है वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर उसको कंसेशनल हाउस दे रहा है, मतलब एसएससी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को वो थोड़ा सा रेंट पे कर रहा है, थोड़ा सा रेंट पे कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ये रेंट पेड वो उस कंसेशनल हाउस की वैल्यू निकालने में लेस होगा। ठीक है, पढ़ा था सैलरी एड में, कंसेशनल हाउस की वैल्यू निकालने में वो रेंट पेड टू एम्प्लॉयर लेस होगा, वो सैलरी एड की बात थी। अब यहां एसएससी का आर्गुमेंट है रेंट मैंने थोड़ा ही सही बट अपने एम्प्लॉयर को पे किया है मैंने, तो मुझे एटीजीजी का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो यस, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अपने एम्प्लॉयर को भी कंसेशनल हाउस के लिए रेंट पे किया है तो उसका भी डिडक्शन एटीजीजी में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं एटीजीजी ए। एसएससी अगर कुछ डोनेशंस करता है, उसकी टोटल इनकम के अंदर कंडीशन है, उसकी टोटल इनकम के अंदर पीजीबीपी इनकम शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसने डोनेशन किसको दिया है? वो सेक्शन 35 वाले रिसर्च इंस्टीट्यूशन को उसने डोनेशन दिया है, या सेक्शन 35 सीसीए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए उसने डोनेशन दिया है। तो जितना भी उसने डोनेशन दिया है उसका डिडक्शन उसको एटीजीजीए में मिल जाएगा। और सुनिए, यहां पर भी कैश डोनेशन की मैक्सिमम लिमिट 2000 है। अगर 2000 से ज्यादा डोनेशन दिया है तो वो कैश में देना अलाउ नहीं है, और ये 2000 की लिमिट पर ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। अब सुनिए, एटीजीजीबी और एटीजीजीसी, अगर एसएससी किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एसएससी इंडियन कंपनी है तो एटीजीजी बी में डिडक्शन मिलेगा, और अगर अदर एसएससी है तो एटीजीजी सी में मिल जाएगा। बट यहां कैश डोनेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इवन 2000 रुपए तक भी अलाउ नहीं है। अब ATJJA एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डिडक्शन ATJJA में मिलता है। देखिए, एसएससी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, अपने यहां एम्प्लॉय अपॉइंट करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डिडक्शन उसको ATJJA में मिल जाएगा, बशर्ते एसएससी की जीटीआई के अंदर बिजनेस इनकम शामिल होनी चाहिए। एसएससी बिजनेस में इंगेज्ड है और हाँ, उसकी टैक्स ऑडिट होनी चाहिए, सेक्शन 44AB में उसकी टैक्स ऑडिट, उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और वो टैक्स ऑडिट करवा रहा है। चलिए, और उसका ये जो बिजनेस है किसी पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं होना चाहिए, ये उसका न्यू बिजनेस होना चाहिए। फिर एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाए चार्टेड अकाउंटेंट से, और ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करे आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। और डिडक्शन कितना मिल जाएगा एसएससी को? एसएससी एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मैक्सिमम 30% डिडक्शन मिल जाएगा, स्ट्रेट, मैक्सिमम नहीं फ्लैट 30% डिडक्शन मिल जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। और वो कौन सी? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर की है उसका 30%। और हाँ, ये डिडक्शन बिजनेस स्टार्ट के शुरुआती इनिशियल 3 साल तक ही मिलेगा। ठीक है, अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट किसको बोलेंगे? यहां बोला एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा, और वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इनकर होनी चाहिए। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग समझते हैं। आपके जितने भी एडिशनल एम्प्लॉय है उनको जो भी पे किया गया टोटल एमोलुमेंट, सैलरी, वेजेस जो भी पे की गई ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, यहां पर हमें एडिशनल एम्प्लॉय का भी मीनिंग समझना पड़ेगा। तो एडिशनल एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है? एडिशनल एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है? सुनिए, जो एम्प्लॉय ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अपॉइंट हुआ, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, वो एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएगा। लेकिन कुछ एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। और जिनका एंटायर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज पेंशन फंड में सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, वो भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। और जिन एम्प्लॉइज ने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 240 दिन से कम काम किया है,
वो भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। अब एक बात सुनिए, ये 240 दिन की लिमिट कुछ इंडस्ट्रीज के लिए यहां 240 दिन की जगह 150 डेज हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? अगर एम्प्लॉयर है मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल अपैरल या फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, तो उसके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर वो 150 दिन से कम काम करेंगे तो वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई करना है तो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कम से कम 240 दिन या 150 डेज काम करना है। अब सुनिए, काफी बार क्या होता है कि एसएससी बहुत ही लेट बिजनेस शुरू कर रहा है और अपने बिजनेस के लिए वो एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा है और वो सारे एम्प्लॉइज लेट अपॉइंट हुए, जैसे फरवरी में अपॉइंट हुए, तो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वो एम्प्लॉय 240 दिन से कम काम कर पाएंगे, तो वो एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि वो इस साल 240 दिन काम नहीं कर पाए क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट ही लेट हुआ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो इस साल वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। लेकिन वही एम्प्लॉय अगर सब्सिक्वेंट ईयर में 240 दिन काम कर ले तो वो उस सब्सिक्वेंट ईयर के एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे। ठीक है, तो एडिशनल एम्प्लॉय को जो वेजेस दी गई, एडिशनल एम्प्लॉय को जो सैलरी और वेजेस दी गई वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाएगी और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा। हाँ, सारे एम्प्लॉइज को जो सैलरी और वेजेस दी गई है उसका डिडक्शन एसएससी एम्प्लॉयर है उसको पीजीबीपी हेड में मिलेगा ही, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। ये तो एक्स्ट्रा है, जीटीआई के बाद 30% और मिलेगा। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है लोग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उनको डिडक्शन दिया जाए 80JJAA में। अब बात करते हैं तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा वो समझते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो स्टाफ वेलफेयर फंड में हुआ, पीएफ, ईएसआई, एनपीएस वगैरह में, वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह भी, लिव इनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कम्यूटेड पेंशन, सीवरेज पे, ग्रेचुटी, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट भी इंक्लूड नहीं होंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। और एक बात और सुनिए, मैंने बोला ये डिडक्शन शुरू बिजनेस स्टार्ट करने के 3 साल ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले साल तो डिडक्शन मिल जाएगा, नए नए सारे एम्प्लॉय आए। लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डिडक्शन अगर लेना है, बिजनेस एग्जिस्टिंग हो गया ना, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस कहलाएगा। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एम्प्लॉय कॉस्ट को कुछ केसेस में निल मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय कॉस्ट ही आपकी निल हो जाएगी तो उसका 30% भी निल हो जाएगा, मतलब डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट को कहीं निल ना माना जाए। तो निल क्यों माना जाएगा? सुनिए, सेकेंड ईयर में नए एम्प्लॉय अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में कुछ इंक्रीज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो क्या देखना है, प्रीसीडिंग ईयर के लास्ट डे को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट डेट को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे। अब इस साल करंट ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉइज को पेमेंट अगर अदरवाइज देन स्पेसिफाइड मोड किया गया तो एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल मानी जाएगी। तो दो बातें, कोई एम्प्लॉय इंक्रीज हुई नहीं या उनको पेमेंट अगर स्पेसिफाइड मोड से नहीं हुआ तो एम्प्लॉय कॉस्ट निल मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, हम समझ रहे थे एडिशनल एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जैसे कैजुअल वर्कर, वो भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। अब हम समझते हैं 80 QQB का डिडक्शन रॉयल्टी इनकम पर। जो ऑथर होते हैं वो बुक्स लिखते हैं तो बुक के ऑथर को रॉयल्टी मिलती है पब्लिशर से, वो इस इनकम पर 80 QQB का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो एसएससी होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, और उसकी बुक होनी चाहिए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक इन नेचर की। जो स्कूल बुक्स के राइटर्स हैं, जनरल मैगजीन्स, पैम्पलेट, ट्रैक, ब्रोशर या गाइड और कमेंट्रीज लिखते हैं या डायरीज लिखते हैं, उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा इस इनकम का? 10%, मतलब खर्चे लेस करने के बाद जो इनकम आ रही है उसका 100% और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लेस, इतना ही डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन देते वक्त एक 15% का रूल और काम आएगा। वो क्या है रूल? देखिए, बुक्स की जो एमआरपी है, बुक्स की जो वैल्यू है, एमआरपी है, उसका 15% से ज्यादा अगर रॉयल्टी मिली है ऑथर को बुक की एमआरपी से 15% से ज्यादा रॉयल्टी मिली है, फॉर एग्जांपल 18% मिली है, तो जो एक्सेस रॉयल्टी है 15% के ऊपर वाली, उस पे ये डिडक्शन 80 QQB वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन
रॉयल्टी कई टाइप की हो सकती है, ये हर साल जो रॉयल्टी मिलती है उस पर एप्लीकेबल है, ये 15% का रूल। ये 15% का रूल ऐसी रॉयल्टी पर एप्लीकेबल नहीं है जो लमसम कंसीडरेशन वन टाइम में रिसीव हो गई, एक बार रिसीव हो गई, उस पर ये 15% का रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। अब समझते हैं, अगर ये रॉयल्टी फॉरेन एक्सचेंज में मिली है, फॉरेन करेंसी में मिली है, तो ईयर एंड से एसएससी 6 महीने के अंदर या पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई जितना फॉरेन करेंसी इंडिया लेकर आएगा उसके रेस्पेक्ट में ही वो इसको ये डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और डिडक्शन ये जो 3 लाख का है पर एसएससी है, पर बुक नहीं है। ठीक है, और अगर एसएससी ये डिडक्शन क्लेम कर लेता है इस रॉयल्टी इनकम पर, तो फिर इस रॉयल्टी इनकम पर और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एटीआरआर भी समझते हैं, ये भी रॉयल्टी इनकम है किसकी, एसएससी या तो पेटेंटी है या जॉइंट पेटेंटी है, मतलब उसने फर्स्ट इन्वेंशन किया है। ठीक है, तो उस फर्स्ट इन्वेंशन को वो दूसरे पर्सन को यूज करना अलाउ कर रहा है। एसएससी को रॉयल्टी की इनकम मिलेगी, इस पर वो एटीआरआरबी का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसको रॉयल्टी की इनकम मिल रही है, तो एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो उसकी इनकम है उसका 100% और 3 लाख विच एवरेज लेस का उसको एटीआरआरबी में डिडक्शन मिल जाएगा। और यहां पर ये रूल है कि वो रॉयल्टी इनकम अगर फॉरेन करेंसी में कमाई गई है तो ईयर एंड से 6 महीने के अंदर एसएससी जितनी भी रॉयल्टी इनकम इंडिया में लेकर आता है या पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई जितनी भी रॉयल्टी इंडिया में लेकर आता है उस पर ही डिडक्शन मिलेगा। फिर बात करते हैं, ये जो 3 लाख का डिडक्शन है ना, ये पर एसएससी है, पर पेटेंट नहीं है। और अगर एसएससी ये वाला डिडक्शन क्लेम कर लेता है तो फिर इस इनकम, इस रॉयल्टी इनकम पर उसको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं एटीटीटीए की। एसएससी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उसको एटीटीटीए का डिडक्शन मिलेगा। उसकी कौन सी इनकम होनी चाहिए, उसकी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में उसका सेविंग अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो इस इंटरेस्ट इनकम पर उसको ये डिडक्शन मिलेगा। बट ये एटीटीटीए का डिडक्शन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा। क्यों? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को एटीटीटीबी में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो उनको एटीटीटीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलेगा? जब एसएससी की जीटीआई के अंदर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट शामिल है। ये सेविंग अकाउंट बैंक में है या कोऑपरेटिव बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है। डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट, और चाहे कितनी भी बैंकों का हो, और मैक्सिमम 10,000 विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन एटीटीटीए में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं एटीटीटीबी। जैसा पहले ही हमने बात की, ये डिडक्शन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलेगा और उसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर ये डिडक्शन मिलेगा। एसएससी क्या इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए और उसकी जीटीआई के अंदर ये इंटरेस्ट शामिल है। अब यहां पर सेविंग अकाउंट नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, यहां पर डिपॉजिट लिखा है। ठीक है, डिपॉजिट कहां पर भी कराई उसने? बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो उसको इंटरेस्ट किस किस पे मिला? एफडी पर इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, और कोई अदर इंटरेस्ट मिला, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट उसने आरडी कराई थी बैंक में, या उसने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एमआईएस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया था, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उन सारे इंटरेस्ट पर इस रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन एटीटीटीबी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 50,000 एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 50,000 व्हिचएवर इज लेस का डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात सुनिए, जो हम एटीटीटीए और एटीटीटीबी के लिए कॉमनली पढ़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, इंडिविजुअल नेम में अकाउंट ओपन करते हैं तो 3,500 का एग्जाम्पशन मिलता है, और जॉइंट नेम में अकाउंट ओपन करते हैं तो 7,000 रुपए तक का एग्जाम्पशन मिलता है। वो एग्जाम्पशन तो मिलेगा ही। ठीक है, तो वो तो जीटीआई जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तभी मिल जाता है वो एग्जाम्पशन। वो एग्जाम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 15 में मिलता है, बट ध्यान रहे वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग इंटरेस्ट पर ही मिलता है। ठीक है, तो वो पहले क्लेम करेंगे, वो एग्जाम्पशन सेक्शन 10-15 का पहले क्लेम करेंगे, बाद में जीटीआई आएगी और जीटीआई आने के बाद हम एटीटीटीए या एटीटीटीबी का डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब बात समझते हैं, अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो वो खुद की डिसेबिलिटी का डिडक्शन एटीयू में क्लेम कर सकता है। ठीक है, एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, अगर उसको सिर्फ डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 फिक्स्ड। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी 80% या 80% से ज्यादा है, तो 1.25 लाख का डिडक्शन मिलेगा और ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब एक स्पेशल बात सुनिए, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो पता है उस केस में उसको डिडक्शन ना के बराबर मिलते हैं। तो कौन से डिडक्शन मिलेंगे? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है एसएससी सेक्शन 115 बीएससी में, तो उसको लिमिटेड 3 ही डिडक्शन मिलेंगे। कौन से वाले? एटीसीसीडी का सिर्फ सबसेक्शन 2, एटीसीसीएच का सबसेक्शन 2 और एटीजेए वाला डिडक्शन, सिर्फ ये लिमिटेड डिडक्शन नहीं मिलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। चलिए, इसके साथ ही इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट।